झनक के खातिर अनिरुद्ध और पराशर में हुई आर पार की लड़ाई। कोलकाता हाईकोर्ट का वो कमरा खचाखच भरा हुआ था, लेकिन वहां एक सुई गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी। हवा में तनाव इतना गहरा था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। कटघरे में खड़ी जनक की आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी थी। वो जानती थी कि आज उसकी लड़ाई सिर्फ एक केस जीतने की नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने की है। और उसके ठीक सामने वकील की काली ड्रेस में खड़ा पराशर किसी शिकारी भेड़िए की तरह उसे घूर रहा था। पराशर की आंखों में एक गंदी चमक थी, वो चमक जो किसी को बर्बाद करने का मजा लेने से आती है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध बोस बैठे थे। उनकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची हुई थीं कि पोर सफेद पड़ गए थे। पिछले 2 घंटों से अनिरुद्ध ने पराशर को जनक के चरित्र की धज्जियां उड़ाते हुए सुना था। पराशर ने हर वो हथकंडा अपनाया था जो एक औरत को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसने जनक की परवरिश, उसकी माँ उर्वशी के अतीत और यहाँ तक कि अनिरुद्ध के साथ उसके रिश्तों पर भी गंदे सवाल उठाए थे। माय लॉर्ड, पराशर ने अपनी फाइल बंद करते हुए जजों की बेंच की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। बात बहुत सीधी है। ये लड़की जनक एक ऐसे माहौल से आती है जहां नैतिकता के मायने अलग होते हैं। ये मासूमियत का मुखौटा सिर्फ बड़े घरों के लड़कों को फंसाने के लिए है। पहले अनिरुद्ध बोस को फंसाया और अब ऑब्जेक्शन, अनिरुद्ध का वकील चिल्लाया। लेकिन अनिरुद्ध का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो अपनी सीट से खड़ा होने ही वाला था कि जज ने हथौड़ा चलाया। कोर्ट की कार्यवाही लंच ब्रेक के लिए रोकी जाती है, जज ने घोषणा की। हथौड़े की आवाज के साथ ही अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस छोड़ी, जो किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसी थी। पराशर ने मुड़कर अनिरुद्ध की तरफ देखा और एक आंख मारी, एक खुली चुनौती। अनिरुद्ध जानता था कि ये आदमी कानून की किताबों से नहीं, बल्कि डर और ताकत की भाषा समझता है। कोर्टरूम के बाहर का गलियारा वकीलों, मुवक्किलों और पुलिस वालों से भरा हुआ था। शोरगुल बहुत था, लेकिन अनिरुद्ध के कानों में सिर्फ पराशर के वो शब्द गूंज रहे थे। मासूमियत का मुखौटा, फसाना, नैतिकता। जनक अनिरुद्ध के पीछे सिर झुकाए चल रही थी। वो अनिरुद्ध के गुस्से को महसूस कर सकती थी। वो जानती थी कि अनिरुद्ध एक ज्वालामुखी है जो फटने के कगार पर है। अनिरुद्ध जी, प्लीज शांत हो जाइए, जनक ने धीरे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वो उकसा रहे हैं, हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अनिरुद्ध रुका। उसने मुड़कर जनक को देखा। उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा दोनों थे। शांत हो जाऊं जनक? वो तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रहा है और तुम कह रही हो शांत हो जाऊं? मेरी नसें फट रही हैं। अगर कानून के हाथ बंधे ना होते तो मैं। इससे पहले कि अनिरुद्ध अपनी बात पूरी कर पाता, पीछे से एक हंसी सुनाई दी। वो पराशर था। वो अपने 2 जूनियर वकीलों के साथ खड़ा था, पान चबा रहा था और अनिरुद्ध को देखकर हंस रहा था। अरे बोस बाबू, पराशर ने पुकारा। उसकी आवाज में जहर था। बड़ा बुरा लगा ना अंदर, लेकिन क्या करें, सच तो कड़वा ही होता है। वैसे एक बात बोलूं, आपकी अदोस्त जनक में कुछ तो बात है, वरना आप जैसा रईस ज़्यादा अपनी इज्जत दांव पर लगाकर यहाँ धक्के नहीं खाता। माँ पर गई है पूरी की पूरी। वही जादू, वही खेल। ये वो पल था जब दुनिया अनिरुद्ध के लिए थम गई। माँ पर किया गया वो भद्दा कमेंट उस सीमा रेखा को पार कर गया जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। अनिरुद्ध के दिमाग में कुछ चटक गया। उसे अब कोर्ट की मर्यादा का ख्याल न था, न अपनी बोस फैमिली की प्रतिष्ठा का और न ही मीडिया के कैमरों का। उसे बस सामने खड़ा वो शैतान दिख रहा था जिसे सबक सिखाना अब धर्म बन चुका था। अनिरुद्ध ने एक झटके में दूरी तय की। इससे पहले कि पराशर या उसके जूनियर कुछ समझ पाते, अनिरुद्ध ने पराशर का कॉलर अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिया और उसे पीछे धकेलते हुए दीवार से सटा दिया। तूने क्या कहा? अनिरुद्ध दहाड़ा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। पराशर, जो अब तक शेर बना हुआ था, अनिरुद्ध के इस रूप को देखकर भीगी बिल्ली बन गया। उसकी आंखों में खौफ तैर गया। अनिरुद्ध की पकड़ इतनी सख्त थी कि पराशर का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हाथ छोड़ो अनिरुद्ध, ये कोर्ट है, जेल जाओगे। पराशर घिघियाया, लेकिन उसने अपनी हेकड़ी नहीं छोड़ी। सच सुनने की हिम्मत रखो, तुम दोनों के बीच में जो चल रहा है वो। धड़ाम! अनिरुद्ध का हाथ हवा में लहराया और एक जोरदार मुक्का पराशर के जबड़े पर लगा। पराशर लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा। उसके होंठ से खून बहने लगा। भीड़ में चीख पुकार मच गई। मार दिया, मार दिया, लोग चिल्लाने लगे। पुलिस वाले दौड़ कर आने लगे। लेकिन अनिरुद्ध आज रुकने वाला नहीं था। वो घायल शेर की तरह पराशर के ऊपर झपटा। उसने पराशर को कॉलर से उठाकर खड़ा किया और फिर से दीवार पर दे मारा।
तूने कानून का दलाल हो सकता है पराशर, लेकिन मैं अनिरुद्ध बोस हूँ। तूने सोचा था कि एक बेसहारा लड़की को बेइज्जत करके तू जीत जाएगा? तू भूल गया कि उसके साथ मैं खड़ा हूँ। जनक की इज्जत मेरी इज्जत है, और मेरी इज्जत पर हाथ डालने वाले का हाथ मैं सलामत नहीं छोड़ता। पराशर ने भी बचाव में हाथ चलाया। उसने अनिरुद्ध को धक्का दिया और गालियां बकने लगा। दोनों के बीच गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। अनिरुद्ध का कोट फट गया, बाल बिखर गए, लेकिन उसका जुनून कम नहीं हुआ। उसने पराशर को घुटनों पर ला दिया था। वो उसे तब तक मारने को तैयार था जब तक कि पराशर माफी न मांग ले। अनिरुद्ध जी, नहीं, रुक जाइए। जनक की चीख अनिरुद्ध के कानों को भेद गई। वो भीड़ को चीरते हुए आगे आई और अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लिया, जो पराशर पर अगला वार करने के लिए उठा था। मेरी कसम है आपको अनिरुद्ध जी, छोड़ दीजिए उन्हें, प्लीज, मेरे लिए। जनक रो रही थी। उसके आंसू अनिरुद्ध के हाथ पर गिर रहे थे। अनिरुद्ध का हाथ हवा में ही जम गया। उसने नीचे मुड़कर जनक को देखा। जनक की आंखों में डर था, अनिरुद्ध के लिए डर था। वो नहीं चाहती थी कि अनिरुद्ध उसके लिए अपराधी बन जाए। ये आदमी तुम्हें गालियां दे रहा था जनक? अनिरुद्ध ने भारी सांसों के बीच कहा। उसका सीना धौंकने की तरह चल रहा था। तो क्या हम भी जानवर बन जाएंगे? जनक ने सिसकते हुए कहा। अगर आपने इसे मार दिया तो सच हार जाएगा, आपकी सच्चाई हार जाएगी। मुझे इंसाफ चाहिए, बदला नहीं। प्लीज शांत हो जाइए। अनिरुद्ध ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। पराशर जमीन पर गिर पड़ा, खांसते हुए और अपना खून पोंछते हुए। पुलिस वाले अब तक वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने अनिरुद्ध को पीछे खींच लिया। अनिरुद्ध ने अपनी टाई खींची और उसे फेंक दिया। उसने पराशर की ओर उंगली उठाकर चेतावनी दी। आज जनक ने रोक लिया, वरना तेरा वो हश्र करता कि तू आईने में अपनी शक्ल देखने से डरता। ये तो बस ट्रेलर था पराशर। अगर अगली बार तूने जनक की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुझे कोर्ट नहीं, भगवान बचाएगा। पराशर, जो अब तक पुलिस सुरक्षा के पीछे खड़ा था, उसने दर्द से कराहते हुए कहा, मैं तुम पर केस करूंगा अनिरुद्ध, असॉल्ट का केस। तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। कर देना, अनिरुद्ध ने बेपरवाही से कहा। मुझे किसी करियर की परवाह नहीं है। मुझे परवाह है तो बस सच की, और सच ये है कि तुम एक घटिया इंसान हो। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया था। अनिरुद्ध और जनक को कोर्ट परिसर से बाहर ले जाया गया। बाहर मीडिया का हुजूम खड़ा था। फ्लैश लाइट्स चमक रही थी। सवाल दागे जा रहे थे। मिस्टर बोस, क्या आपने वकील को मारा? क्या ये सच है कि आपका जनक के साथ अफेयर है? अनिरुद्ध ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जैकेट उतारकर जनक के कंधों पर डाल दी, क्योंकि वो कांप रही थी। उसने जनक का हाथ थाम लिया, दुनिया के सामने बेखौफ। ये एक मूक बयान था कि वो अब पीछे हटने वाला नहीं है। वो जनक को भीड़ से बचाते हुए अपनी कार तक ले गया। कार के अंदर सन्नाटा था। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। जनक खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। अनिरुद्ध ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। मुझे माफ कर दो, अनिरुद्ध ने धीमी आवाज में कहा। मैंने वादा किया था कि मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन आज मैंने तमाशा बना दिया। जनक ने रुमाल लिया और अनिरुद्ध की तरफ देखा। उसकी आंखों में शिकायत नहीं, बल्कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड थी। तमाशा आपने नहीं, उन्होंने बनाया था। आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। आज तक सबने मुझे चुप कराया है, मेरी माँ को गालियाँ दी हैं, लेकिन आज कोई मेरे लिए दुनिया से लड़ गया। मुझे नहीं पता ये सही था या गलत, लेकिन मुझे पता है कि आपकी नीयत साफ थी। अनिरुद्ध ने जनक की आंखों में देखा। वहाँ एक गहरा दर्द था, लेकिन एक नई उम्मीद भी थी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ जनक, अनिरुद्ध ने दृढ़ता से कहा। पराशर जैसे लोग चाहे कितना भी गिर जाएं, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। आज जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। अब ये लड़ाई आर पार की होगी। अब मैं कानून की किताबों से नहीं, बल्कि हक की ताकत से लड़ूंगा, और मैं तुम्हें तुम्हारा सम्मान वापस दिलाकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया को दुश्मन क्यों न बनाना पड़े। गाड़ी शहर की भीड़ भाड़ में खो गई, लेकिन उस दिन कोर्ट के बाहर जो चिंगारी भड़की थी, वो अब एक आग बन चुकी थी। अनिरुद्ध और पराशर के बीच की ये लड़ाई अब सिर्फ एक केस नहीं रह गई थी, ये धर्म युद्ध बन चुकी थी, जहां एक तरफ छल और प्रपंच था और दूसरी तरफ एक ऐसा प्यार और समर्पण जिसका कोई नाम नहीं था। शाम ढल चुकी थी। बोस मैंशन के बाहर मीडिया की वैनें खड़ी थीं। अनिरुद्ध ने ड्राइवर को पीछे के गेट से गाड़ी अंदर लेने का इशारा किया। जैसे ही वे घर के अंदर दाखिल हुए, माहौल में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। घर की लाइटें जल रही थीं, लेकिन किसी की आवाज नहीं आ रही थी। ये सन्नाटा अनिरुद्ध को परेशान कर रहा था। अनिरुद्ध जी, मुझे डर लग रहा है। जनक ने अनिरुद्ध की बांह थाम ली। डरो मत, मैं हूं ना, अनिरुद्ध ने उसे आश्वस्त किया, लेकिन खुद उसके दिल में आशंकाओं के बादल मंडरा रहे थे। वे हॉल में पहुंचे। वहां सोफे पर अनिरुद्ध के पिता शुभो, माँ तनुजा और दादी ठाकुमा बैठी थीं। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे घर में कोई बड़ी अनहोनी हो गई हो। और कोने में खड़ी थी बिपाशा, जिसके हाथ में टीवी का रिमोट था। टीवी पर अभी भी अनिरुद्ध और पराशर की लड़ाई की क्लिप लूप में चल रही थी।
आ गया हमारा हीरो, तनुजा ने व्यंग से कहा बिना अनिरुद्ध की तरफ देखे। दुनिया भर में तमाशा करके इज्जत का जनाजा निकालकर अब घर आया है और साथ में उस लड़की को भी लाया है। अनिरुद्ध ने जनक को अपने पीछे किया। मौ, अभी बहस करने का वक्त नहीं है। जनक थकी हुई है, उसे आराम चाहिए। आराम? ठाकुमा ने अपनी छड़ी जोर से फर्श पर पटकी। इस लड़की ने हमारे घर का सुखचैन छीन लिया है और तुम कह रहे हो इसे आराम चाहिए? अनिरुद्ध, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? पराशर ने हम पर 5 करोड़ के मानहानि का दावा ठोक दिया है और पुलिस कभी भी तुम्हें गिरफ्तार करने आ सकती है। अनिरुद्ध चौंक गया। 5 करोड़ और गिरफ्तारी? पराशर ने बहुत जल्दी अपनी चाल चल दी थी। मुझे पता था वो ऐसा कुछ करेगा, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैंने जो किया जनक की रक्षा के लिए किया। किसकी रक्षा? शुभो ने गुस्से में खड़े होकर कहा। एक ऐसी लड़की की जिसका न कुल है न गोत्र। अनिरुद्ध, तुम अर्शी के मंगेतर हो। अगले महीने तुम्हारी शादी है। तुमने अर्शी के परिवार वाले के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? उसके पिता ने फोन करके बोस मैंशन में जनक अपने कमरे में बंद थी। वो रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। नीचे हॉल में वकील और शुभो बात कर रहे थे कि अनिरुद्ध को बेल कैसे मिलेगी, लेकिन जनक को लग रहा था कि वो अनिरुद्ध के जीवन का सबसे बड़ा ग्रहण है। मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, उसने सोचा। अगर मैं नहीं रहूंगी तो अनिरुद्ध जी की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। पराशर को मुझसे दिक्कत है, अनिरुद्ध जी से नहीं। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया, लेकिन तभी उसकी नज़र मेज़ पर रखी अपनी माँ उर्वशी की पुरानी डायरी पर पड़ी। ये डायरी वो हमेशा अपने साथ रखती थी, लेकिन कभी पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। माँ ने मरने से पहले कहा था, जब तुझे लगे कि दुनिया तेरे खिलाफ है, तब इसे पढ़ना। जनक ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पन्ने पेले पड़ चुके थे। उसने पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी जनक, मुझे माफ़ करना कि मैं तुझे एक पिता का नाम नहीं दे पाई। दुनिया मुझे नचनिया कहती है, बदचलन कहती है, लेकिन सच ये है कि तेरे पिता एक बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने मुझसे प्यार किया, शादी का वादा किया, लेकिन समाज के डर से मुझे ठुकरा दिया। उनका नाम था। जनक की सांसें अटक गईं। उसने पन्ना पलटा, लेकिन वहाँ स्याही फैली हुई थी। नाम मिट चुका था, लेकिन आगे लिखा था, वो आदमी जिसे दुनिया बृजभूषण के नाम से जानती है, वही तेरी बदनसीबी का जिम्मेदार है। पराशर उसी का आदमी है। पराशर जानता है कि तू किसकी बेटी है, इसलिए वो तुझे दबाना चाहता है, क्योंकि अगर दुनिया को पता चला कि तू बृजभूषण की बेटी है तो उनकी सल्तनत हिल जाएगी। जनक के हाथ से डायरी गिर गई। बृजभूषण, ये नाम उसने सुना था। बृजभूषण शहर के सबसे बड़े उद्योगपति और राजनीतिज्ञ, अनिरुद्ध के पिता के बिजनेस पार्टनर। जनक का सिर घूमने लगा। तो ये लड़ाई सिर्फ एक एक्सीडेंट केस की नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। पराशर सिर्फ एक मोहरा था। असली विलेन तो वो आदमी था जो शायद कल तक बोस मैंशन में चाय पी रहा था। इसका मतलब पराशर अनिरुद्ध को इसलिए नहीं डरा रहा कि वो केस जीतना चाहता है, वो इसलिए डरा रहा है ताकि ये राज न खुले। जनक ने खुद से कहा। उसके अंदर एक नई शक्ति का संचार हुआ। अब तक वो खुद को बेचारी समझ रही थी, लेकिन अब उसे पता था कि वो एक बहुत बड़े सच की चाबी है। मैं नहीं भागूंगी, जनक ने अपने आंसू पोंछे। मैं अनिरुद्ध जी को बचाऊंगी और इस सच को सामने लाऊंगी। अगली सुबह कोर्ट में अनिरुद्ध की पेशी थी। मीडिया का जमावड़ा फिर से लगा हुआ था। अनिरुद्ध को पुलिस वैन से उतारा गया। वो थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक कम नहीं हुई थी। अदालत में अनिरुद्ध के वकील ने जोरदार दलीलें पेश की। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल को उकसाया गया था। वकील पराशर ने एक महिला के चरित्र हनन का प्रयास किया, जो कि भारतीय कानून के तहत अपराध है। अनिरुद्ध बॉस ने जो किया वो आत्मरक्षा और एक महिला के सम्मान की रक्षा के लिए किया गया कृत्य था। जज ने दोनों पक्षों को सुना। पराशर ने अपनी टूटी हुई नाक और मेडिकल रिपोर्ट दिखाई, लेकिन अनिरुद्ध के वकील ने कोर्ट के सीसीटीवी फुटेज की मांग की, जिसमें साफ दिख रहा था कि पराशर पहले अनिरुद्ध को उकसा रहा था और गाली गलौज कर रहा था। तथ्यों को देखते हुए जज ने कहा, अदालत अनिरुद्ध बोस को सशर्त जमानत यानी कंडीशनल बेल देती है, लेकिन जब तक केस चल रहा है आप शहर छोड़कर नहीं जा सकते और ना ही गवाहों से मिल सकते हैं। अनिरुद्ध को बेल मिल गई। छोटन ने दौड़कर उसे गले लगा लिया, लेकिन अनिरुद्ध की नज़रें भीड़ में जनक को ढूंढ रही थी, और वहां सबसे पीछे एक खंभे के पास जनक खड़ी थी। उसके हाथ में वही डायरी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक आग थी, वही आग जो अनिरुद्ध ने कल महसूस की थी। अनिरुद्ध जनक के पास गया। तुम यहाँ क्यों आई? मैंने कहा था घर पर रहने को। मुझे आपको कुछ बताना है अनिरुद्ध जी।
जनक ने डायरी अनिरुद्ध के हाथ में थमा दी। ये लड़ाई उससे कहीं ज्यादा बड़ी है जितनी हम सोच रहे थे। अनिरुद्ध और जनक कोर्ट के पीछे एक शांत पार्क में बेंच पर बैठे थे। अनिरुद्ध डायरी पढ़ रहा था। जैसे जैसे वो पन्ने पलट रहा था, उसके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। बृजभूषण अंकल? अनिरुद्ध अविश्वास से बोला। लेकिन वो तो मेरे बाबा के दोस्त हैं। वो अक्सर हमारे घर आते हैं। जनक, क्या तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? अगर तुम उनकी बेटी हो तो तुम इस शहर की आधी जायदाद की वारिस हो। मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी माँ का खोया हुआ सम्मान चाहिए। उन्होंने मेरी माँ को इस्तेमाल किया और फिर कूड़े की तरह फेंक दिया, और अब वो मुझे भी मिटाना चाहते हैं। पराशर उन्हीं के इशारे पर नाच रहा है। अनिरुद्ध ने डायरी बंद की और एक गहरी सांस ली। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थी। पराशर का इतना आत्मविश्वास, पुलिस का इतनी जल्दी आना, अर्शी के पिता का दबाव, ये सब एक बड़े नेक्सस का हिस्सा था। अब मैं समझ गया, अनिरुद्ध ने कहा। वो लोग तुम्हें इसलिए नहीं डरा रहे कि तुम कमज़ोर हो, वो तुम्हें इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि तुम ताकतवर हो, तुम उनका सच जानती हो। अनिरुद्ध ने जनक का हाथ अपने हाथों में लिया। जनक, अब तक मैं तुम्हें बचाने के लिए लड़ रहा था, लेकिन अब हम साथ मिलकर हमला करेंगे। बृजभूषण का सच सबके सामने लाना होगा। लेकिन कैसे? जनक ने पूछा। वो बहुत ताकतवर है। ताकतवर है, भगवान नहीं, अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके पास पैसा और पावर है, हमारे पास सच है और एक प्लान। अनिरुद्ध ने अपना फ़ोन निकाला और छोटन को कॉल किया। छोटन, मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी है आज शाम, और हाँ, अर्शी को भी बुला लो, और सबसे अहम, बृजभूषण अंकल को डिनर पर इनवाइट करो। कहो कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। माफ़ी? जनक हैरान थी। ये शतरंज की चाल है जनक। अनिरुद्ध की आंखों में चमक आ गई। दुश्मन को तब मारो जब वो तुम्हें कमज़ोर समझकर बेफिक्र हो जाए। शाम को बोस मैंशन सज गया था। बाहर से ये एक आम डिनर पार्टी लग रही थी, लेकिन अंदर तूफान पल रहा था। बृजभूषण आए, उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। वो सफ़ेद कुर्ते पायजामे में किसी मसीहा की तरह लग रहे थे। अरे अनिरुद्ध बेटा, बृजभूषण ने अनिरुद्ध को गले लगाया। सुना तुम्हें बेल मिल गई, बहुत अच्छा हुआ। जवानी में खून गर्म होता है, गलतियां हो जाती हैं, भूलो उसे। पराशर से मैं बात कर लूंगा। अनिरुद्ध मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। थैंक यू अंकल, आप हमेशा हमारे परिवार के लिए खड़े रहे हैं। अर्शी भी वहां थी, अनिरुद्ध को घूर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिरुद्ध अचानक इतना शांत और आज्ञाकारी कैसे हो गया। तभी अनिरुद्ध ने ग्लास चम्मच से बजाया। सबका ध्यान उसकी ओर गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैंने आप सबको यहाँ एक खास वजह से बुलाया है। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक ऐसी कहानी जो बहुत सालों से दबी हुई थी। अनिरुद्ध ने इशारा किया और पीछे बड़ी स्क्रीन पर एक प्रोजेक्टर चालू हो गया। उस पर उर्वशी की तस्वीर उभरी। बृजभूषण का ग्लास उनके हाथ से छूटकर गिर गया। उनके चेहरे से रंग उड़ गया। ये है उर्वशी, एक बेहतरीन डांसर जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें उस हालत में पहुंचाने वाला कौन था? अनिरुद्ध ने जेब से डायरी निकाली और उसे हवा में लहराया। इस डायरी में वो नाम लिखा है, वो नाम जो आज इस हॉल में मौजूद है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। बृजभूषण पसीने से तरबतर हो रहे थे। पराशर, जो बृजभूषण के साथ आया था, अब भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। वो नाम है, अनिरुद्ध ने बृजभूषण की आंखों में सीधे देखा। वो नाम मैं अभी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो शख्स खुद आगे आए और अपनी बेटी जनक को स्वीकार करे। अनिरुद्ध ने हाथ बढ़ाया और जनक को स्टेज पर बुलाया। जनक एक सुंदर साड़ी में आत्मविश्वास से भरी हुई स्टेज पर आई। वो डरी हुई लड़की नहीं थी, वो अपनी माँ की बेटी थी। ये है जनक, और इनका डीएनए टेस्ट हो चुका है। रिपोर्ट मेरे हाथ में है। अगर वो शख्स अगले 24 घंटे में अपनी गलती नहीं मानता तो ये रिपोर्ट और ये डायरी कल सुबह मीडिया के पास होगी। बृजभूषण कांपने लगे। उन्हें हार्ट अटैक जैसा महसूस होने लगा। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनिरुद्ध ऐसा पासा पलटेगा। अर्शी ये सब देखकर हक्की बक्की थी। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी छोटी चीज़ों में उलझी थी, जबकि यहाँ जिंदगी और मौत का खेल चल रहा था। पार्टी एक अजीब से तनाव के साथ खत्म हुई। बृजभूषण बिना खाना खाए चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने अनिरुद्ध को जो नफरत भरी नज़र से देखा, वो बता रही थी कि जंग अब और गंदी होने वाली है। रात को जब सब मेहमान जा चुके थे, अनिरुद्ध और जनक बालकनी में खड़े थे। डर लग रहा है? अनिरुद्ध ने पूछा। नहीं, जनक ने आसमान की तरफ देखा।
अब नहीं, क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है और पाने को पूरा सच है। और मैं? अनिरुद्ध ने धीरे से कहा। जनक ने मुड़कर उसे देखा। हवा का एक झोंका आया और जनक की लटें उसके चेहरे पर आ गईं। अनिरुद्ध ने हाथ बढ़ाकर लटों को कान के पीछे किया। हाँ, और आप? जनक ने अस्वीकार किया। बृजभूषण अपने आलीशान बंगले के स्टडी रूम में पाहचारी कर रहे थे। कमरे में सिगार का धुआं भरा हुआ था। सोफे पर पराशर बैठा था, जिसका चेहरा अभी भी सूजा हुआ था। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। बृजभूषण ने कांच का ग्लास दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े बिखर गए। मैंने तुम्हें कहा था उस लड़की को डराओ, उसे यहाँ से भगा दो, और तुमने क्या किया? अनिरुद्ध को हीरो बना दिया। अब वो लड़का मेरे सिर पर चढ़कर नाच रहा है। मालिक, मुझे क्या पता था कि अनिरुद्ध के हाथ वो डायरी लग जाएगी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, डीएनए रिपोर्ट अभी तक मीडिया के पास नहीं गई है। हमारे पास अभी भी वक्त है। वक्त? बृजभूषण ने घूर कर देखा। कल सुबह तक का अल्टीमेटम दिया है उस लड़के ने। अगर कल वो रिपोर्ट बाहर आ गई तो मेरा राजनीतिक करियर, मेरा बिजनेस सब खाक में मिल जाएगा। मुझे वो डायरी और रिपोर्ट चाहिए, किसी भी कीमत पर, आज रात ही। समझ गया मालिक। पराशर की आंखों में शैतानी चमक आ गई। अनिरुद्ध के घर की सुरक्षा कड़ी है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा मोहरा है जो घर के अंदर जा सकता है, या यूं कहें कि जो घर के अंदर ही है। पराशर ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो, काम का वक्त आ गया है। जो कहा था वो करो, कीमत मुंह मांगी मिलेगी। रात के 2 बज रहे थे। बोस मैंशन गहरी नींद में डूबा हुआ था। अनिरुद्ध ने अपनी अलमारी में डायरी और डीएनए रिपोर्ट को लॉक कर दिया था और चाबी अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया था। उसे लगा था कि घर में वो सुरक्षित है, लेकिन वो गलत था। दुश्मन घर के बाहर नहीं, घर के अंदर था। एक परछाई दबे पैर अनिरुद्ध के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे की चटकनी धीरे से खुली। कमरे में हल्की चांदनी आ रही थी। वो